नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065309608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के हम लोग इस लेक्चर में 23 नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग हर रोज जो है वो करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पे लेके आए हैं, जो आपके पीआईबी है, हमारी द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उन सब की न्यूज का एनालिसिस हम देखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इस मंथ के जो 23 नवंबर है उसको भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट बता दूं। टॉपिक्स की लिस्ट है, पहली है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंडिया एंड मिडल ईस्ट, पीएम किसान स्कीम, लॉस एंड डैमेज फंड, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहले, जो कि है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अभी रिसेंटली ही ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो यहाँ पर दिया गया है। अब ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज किससे जुड़ा हुआ है, क्यों दिया जाता है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। अब ये प्राइज किस पर्पस से होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, पहले तो ये समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि ये इस बार दिया किसको गया है और ये हमेशा क्या दिया जाता है। क्या इसके लिए कोई और रीजन है, क्या इसको कब न कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज तो इस बार का ये प्राइज दिया गया है किसको, प्रथम को, जो कि एक एनजीओ है एजुकेशन की फील्ड में। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, तभी मैं आपको और समझा पाऊंगी। ये इंदिरा इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो यहाँ पर किस चीज के लिए होता है, ठीक है। फिर मैं आपको प्रथम के बारे में या ऐसे एनजीओ के बारे में बताऊं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या होता है। ये जो है पीस के लिए, जैसे कि नाम ही समझ में आ रहा है, पीस के लिए, डिसआर्मामेंट, जिसने की जो है नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ जिसने यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे पीस, इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटी, मानवता को सपोर्ट किया है। तो उसके लिए ये एक अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो इस बार का अवार्ड है ये बहुत सारे और भी लोगों को दिया है, जैसे कि स्वामीनाथन। स्वामीनाथन आप जानते हैं ना, जो कि कहे जाते हैं हमारे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो है फादर, उनको कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे, मेलिंदा एंड बिल गेट्स मेलिंदा फाउंडेशन है, उनको भी दिया गया है हमने भारत में ये चीज। मनमोहन सिंह जी जो है हमारे, उनको भी ये चीज दी है। ऐसे ही अभी हमने ये प्राइज दिया है प्रथम को। प्रथम एक तरीके का क्या है, एनजीओ है। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दो लोगों ने मिलकर बनाया है। किन दो लोगों ने बनाया है, माधव चौहान एंड फरीदा लैंबे। जिनका काम क्या है, जिनका काम है जितने भी ऐसे अंडर प्रिविलेज है, जो लोग जो है ज्यादा तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, वो और एजुकेशन देने के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया है। और आज के समय में जो ये प्रथम है वो 23 स्टेट में हमारे भारत की फैला हुआ है, साथ ही साथ यूके, यूएस, जर्मनी भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से जो ये प्रथम है ये बहुत अच्छे तरीके से एक एनजीओ होने के नाते बहुत बढ़ावा यहाँ पर किया है। जो ये गैर सरकारी संगठन है उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है ताकि बच्चे, जो अभी कोविड आया था उसके समय, उनकी पढ़ाई में कोई भी खामी ना रहे। तो इस तरीके से ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। जितने भी होता ना ये छोटे छोटे जो प्री स्कूल होते हैं, ठीक है, वहां पे प्री स्कूलों को बोला जाता है महाराष्ट्र में बालवाड़ी। तो ये प्री स्कूल हो गए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, तो वो भी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से बनाए गए हैं। सो अगर मैं बात करूं कि जो एनजीओज है हमारे लिए, पता है क्या सवाल बनेगा, जो आपका यहाँ पर आप लोग जो पढ़ रहे हैं
अगर आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एमसीक्यू तो आपको यही पूछा जाएगा, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किस चीज में दिया जाता है और इस बार किसको दिया गया है। और फिर इसके बाद अगर तो आप लोग मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो ये एनजीओ होते हैं, गैर सरकारी संगठन, उनका क्या यहाँ पर योगदान होता है। तो गैर सरकारी संगठन इंडिया के डेवलपमेंट में क्या करते हो, क्या इनको इनको कंट्रोल करने के लिए भारत में कोई मैकेनिज्म है क्या कंट्रोल करने के लिए, या बस ये चल रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं गैर सरकारी संगठनों की, तो पता है ये हर तरीके का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन में करते हैं। ये हजार्डस वेस्ट जो भी पदार्थ होते हैं जो नदियों में बहते हैं या जिनसे नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट को, उनसे लेकर के ये स्लेवरी जो गुलामी है, या फिर आप कह लीजिए बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर, वहां तक काम करते हैं, मतलब हर तरीके से काम करते हैं। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल जस्टिस, सामाजिक उत्थान के लिए काम करती है, समाज में हर एक को जस्टिस देने के लिए, चाहे वो वुमेन के लिए हो, चाहे वो चाइल्ड के लिए हो, चाहे वो गांव के विकास के लिए हो, चाहे वो कोई एनवायरनमेंट का काम हो, चाहे गरीबी के लिए हो। हर प्रकार से ये काम करने में योगदान देती है। और साथ ही साथ अब यह जो है, ये पॉवर्टी और हंगर के लिए भी काम करती है, ये लोकतंत्र के लिए भी काम करती है, साथ ही साथ ये अलग अलग सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ठीक है, स्किल्स के लिए सब प्रकार से काम करती है। तो आप जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप एनजीओ के बारे में जब समझाएंगे, तो आप एक एक करके हर एक का समझाते जाएंगे। और साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को बढ़ावा देती है, ये हर एक जगह पे, ठीक है, ये लोकल लोगों से लेकर के आगे तक हर प्रकार से लोगों का सहायता देती है। लोकल से मेरा मतलब है जो एक एक एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है सामुदायिक भागीदारी को प्रमोट करती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये पेपर डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तक बढ़ावा देती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेपर पे ही डेमोक्रेसी चल रही है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चल रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा रही है, समझ रहे हैं। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रिक जो इलेक्शंस होते हैं उनकी डेमोक्रेसी बढ़ाई जा रही है। तो ये इस प्रकार से चल रही है। साथ ही साथ ये जो है गवर्नमेंट को, जितने भी हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं उन सेक्टर्स में, उन सब में काम कराने में मदद करती है। जैसे फिक्की हो गया, आईएफसीआई हो गया, सबने सुना है ना, फिक्की, आईएफसीआई, इस तरीके के सारे काम कर रही है, ठीक है। मैं अगर बात करूं एकलव्य, दिशा, सेवा, ऐसे करके बहुत से योगदान है जो कि वुमेन को भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। बहुत सारे एनजीओज हैं ऐसे, ठीक है। और एनजीओ हर तरीके से काम करते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, एलबीजीटीक्यू कम्युनिटी है, ठीक है ना, जितने भी ये लोग हैं, इनके लिए भी काम करती हैं। ऐसी विमेन, ऐसे महिलाएं जिनके साथ भेदभाव होता है, उनकी उनकी आत्मरक्षा के लिए भी ये काम करती है। तो इस प्रकार की जितनी भी ये चीजें हैं, इनका काम हर प्रकार से आगे बढ़ना है, हर तरीके से। इवन ये जो है एचआईवी विक्टिम्स, दलित लोगों के साथ जो गलत होता है, कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं, उन सब के लिए काम करती है, ठीक है। जितने भी मतलब बेसिकली ये हर प्रकार के लोगों का मदद करने में योगदान रखती है, ठीक है। तो वही है कि ये हर तरीके से जो है योगदान देती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एनजीओ जो है भारत में, ये भारत के डेवलपमेंट में जो है बहुत बढ़िया एक रोल प्ले करते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, मेरे मेरे हिसाब से भी, आप लोग भी इस चीज को अग्री करेंगे, और कि भाई जो डेवलपमेंट है, जो विकास होता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक रूपी होता है। वो सिर्फ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक है, वो सिर्फ अगर आप विकास कर रहे हो तो आप आर्थिक विकास कर रहे हो, नहीं। आपको जो है सामाजिक विकास, आपको सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए। सोशल डेवलपमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, आपको जेंडर इक्वालिटी, आपको समान जेंडर इक्वालिटी, लाइफ का क्वालिटी बढ़ना, सोशल इक्वालिटी, ये मिलना जरूरी है। और ये सब चीजें एनजीओ ने हमारे सामने खोली थी, ठीक है।
तो जब हम आजाद हुए थे ना, तब भी गांधी जी तक ने ये बात बोली थी कि जो उस समय की आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको अब क्या कर देना चाहिए, इसको अब या तो इसको अब बंद कर दो और इसको पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इसको पॉलिटिकली मत रखो। लेकिन वो बात अलग है, किस कईयों ने माना नहीं उसको, और उसके बाद गांधी जी की ही डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद जो है 1970 से ये एनजीओ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो न्यूज में आया। और फिर धीरे धीरे करते करते, वो जो आपने सुना है ना गरीबी हटाओ स्लोगन, वो गरीबी हटाओ से करते करते एनजीओ को और ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा। फिर हमने बोला कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। उसके बाद से कॉन्सेप्ट और बढ़ता गया, और घर सरकार ने भी सपोर्ट किया, चाइल्ड के राइट्स के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो वो चीजें फिर आगे बढ़ती गई। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर उन्होंने मदद भी करी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, निर्मल ग्राम, जुवेनाइल लोगों के लिए। तो ये सब भी रहा, ठीक है। बहुत अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिटिसाइज के लिए, आलोचना भी है इनकी, इनके साथ में जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बहुत अच्छा ही रोल प्ले किया है। देयर हैज बीन दी कुछ इसके क्रिटिसाइज भी है, जैसे कि, क्योंकि आपको जो भी पता है कि हर एक चीज की आप अच्छाई पढ़ेगी तो आपको उसकी बुराई भी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बुराइयों में अगर मैं बात करूं, या फिर इसकी जो आलोचना है, कंट्रोवर्सी की मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक जो है कंट्रोवर्सी ये भी है। तो इस तरीके से अब हम एक एक करके इनकी जो जो एक तरीके से नुकसान कह लो या इनके, और जो खामियां हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है ना कि इनके ऊपर ना रेड स्कैन ही रहा है हमेशा। रेड स्कैन समझते हो, इनके ऊपर शक है ना, एक तरीके से रेड स्कैन रहा ही रहा है। क्योंकि जो फंडिंग आती है, जो भी डोनेट करती है, उनके साथ कंडीशन आती है, कोई ना कोई अपना काम निकालवाया जाता है। क्योंकि पता है अभी ना इनके लिए बहुत बड़े कोई रूल्स नहीं है भारत के अंदर, ठीक है। इनकी ना जो भी फंक्शनिंग होता है ना, उनको बहुत शक की निगाहों से देखा जाता है। तो क्या है, आप ये कह सकते हो कि क्योंकि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनजीओस को एक तरीके से कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। और कई बार जो है आईबी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर क्या है कि कई बार ऐसे एनजीओ ना सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। सरकार की छवि को एक गलत नाम देने के लिए, सरकार की कुछ छवि को बर्बाद करने के लिए भी इस तरीके के काम किए जाते हैं, जो कि एक एनजीओ के नाम पे मतलब एक गलत काम भी यहाँ पर हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। जबरदस्ती जो है वो पीआईएल फाइल कर दी जाती है। पीआईएल का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जो कि जस्टिस पीएन भागवत लेके आए थे। ये जबरदस्ती कोर्ट में फाइल कर दिए जाते हैं, जिसमें कोई सबूत भी नहीं होता, जिसकी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बेफालतू का बर्डन भी पड़ता है, और पीआईएल कल्चर को बेवजह का बढ़ावा मिलता है, जिसमें कोई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। क्या होता है कि कई बार वो ना एक ही ग्रुप को प्रमोट कर रहे होते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती है उतनी, पर फिर भी वो एक ग्रुप को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ। साथ ही साथ देखो, जो भी वेलफेयर काम करने हैं, जो भी इस तरीके की बढ़ावा देने वाले काम है, वो स्टेट के अंदर आते हैं। तो वो स्टेट सरकार फंडिंग देगी ना उसको। तो लेकिन ये क्या होता है ना कि ये एक तरीके से ये जबरदस्ती सरकार के काम में इंटरफेरेंस भी करती है, ठीक है। और कई बार जो एलीट क्लास है, जो अभिजात वर्ग है, या फिर आप कह सकते हैं जो अमीर वर्ग है, वो कई बार इसके अंदर जो है वो अपने आप को अपना कुछ काम निकलवाने के लिए एनजीओ का सहारा लेकर उसको और तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो ये है कुछ मिसयूज जो है वो, कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो गलत कामों में अपने आप को डलवा करके इस तरीके की चीजें भी करवाते हैं, जो कि एक गलत रूप में देखा भी जाता है। समझ गए सब लोग, ये था हमारा पहला आर्टिकल जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो आपसे एनजीओ का काम पूछा जा सकता है, अगर आप मींस के लिए तैयारी कर रहे हो। मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, आपको इन्हीं सब पॉइंट्स पे काम करना है। और ये एनजीओ के जो है एक तरीके से काम है, एनजीओ क्या करता है और क्या उसका रोल है, मैंने आपको पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। ये आपके लिए पूरा ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इंडिया एंड मिडल ईस्ट। क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है दोहा कतर में। तो यहाँ पर इंडिया और मिडल ईस्ट हमारे लिए न्यूज में आ जाएगा।
तो इंडिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस क्या हैं, इंडिया और गल्फ कंट्रीज के रिलेशन क्या हैं, इंडिया किस तरीके से यहाँ पर अपने गल्फ कंट्री के साथ रिलेशंस को बढ़ा रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा बड़ा चांस है, क्योंकि इंडिया और कतर के यहाँ पर 50 साल भी कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट से मेरा बेसिक मतलब है कतर के साथ रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि 50 साल कंप्लीट भी हुए हैं। ठीक है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। देखिए, अगर मैं आज के समय की बात करूं तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर और उनके यहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग्स, हाई लेवल समझते हैं, उच्च स्तर की मीटिंग, जिसमें अलग अलग जो हमारे मोदी जी है वहां चले गए, या वहां के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ गए, या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से ना ये एक रिलेशन अब बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, जो आमिर है कतर के, एच शेख तामीम बिन हामिद, वो यहाँ पर इंडिया में आए थे। डिस्कस किया था हम किस तरीके से पार्टनरशिप को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ 2016 में मोदी जी ने भी जो है एच आमिर के साथ यहाँ पर व्यूज एक्सचेंज किए थे, कुछ अग्रीमेंट्स को साइन किया गया था वहां पर। तो इस तरीके से ये हुआ। फिर 2021 में भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंट की मीटिंग करी, जिसमें हमने क्या देखा कि हम फूड, हेल्थ, सिक्योरिटी, साइंस, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सब में कैसे रिलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक तरीके से है। ठीक है, इंडिया की भी एक एम्बेसी है दोहा के अंदर, इंडिया की एम्बेसी है दोहा में, और जबकि जो कतर की जो एक एम्बेसी है वो दिल्ली में है। और साथ ही एक कॉन्सुलेट बैठते हैं कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, तो ये है कुछ हिस्ट्री। ठीक है, ये दो चार कुछ हिस्ट्री रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं और डिफेंस या मिलिट्री रिलेशंस की, तो मिलिट्री रिलेशंस में यहाँ पर पहली बार जो है वो मिलिट्री को बढ़ावा देने के लिए मनमोहन सिंह की पहली यहाँ पर जो मीटिंग रही थी, वो उन्होंने मैरीटाइम जो है डिफेंस, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मीटिंग करी थी दो कंट्रीज के बीच में, जो कि लैंडमार्क साबित हुई थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इंडिया जो है वो उनको ट्रेनिंग देता है बहुत सारी कंट्रीज को, जैसे हम डिफेंस में ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, ऐसे हम उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर, प्लीज ये इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस को कतर में ऑर्गेनाइज करा। साथ ही साथ हम उनके साथ एक नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं, जैर अल बहार। जैर अल बहार एक एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है, 50 साल कंप्लीट हुए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने वहां के आमिर ऑफ स्टेट जो है शेख तामिम बिन हामिद अल थानी, उनके साथ यहाँ पर बातचीत करी, और जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए यहाँ पर जो है एक तरीके से टॉक्स किए हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने दिवाली की बधाइयां दी थी उसको भी उन्होंने आगे उसका भी रिप्लाई किया है। तो इस तरीके से रिलेशंस जो है आज के समय में वो बढ़े हैं। प्लस दोनों कंट्रीज जो जीसीसी है, जीसीसी क्या चीज है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसमें भी दोनों कंट्रीज जो है वो एक साथ हैं। ठीक है ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 में बनी थी, जिसमें ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, जो कि इस्लामिक बिलीफ पे काम करती है, काफी सारे यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक बेहतर रूप में साबित होने वाली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वही मैं आपको पूरा कतर के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इकोनॉमिकली ट्रेड की मैं बात करूँ तो यस, इकोनॉमिक ट्रेड भी हमारा उनके साथ काफी अच्छा है, जिसमें 15 बिलियन डॉलर, जिसमें 1.4% है टोटल का इंडियन ट्रेड। ठीक है, सप्लायर है नेचुरल गैस का, हम जो है कतर हमें जो एक्सपोर्ट करता है उसमें एलएनजी, एलपीजी, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स और एल्यूमिनियम है। और इंडिया जो उनको एक्सपोर्ट करता है उसमें जो है वो कॉपर, आयरन, स्टील, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, जो हमारे यहाँ पर चीजें सबसे ज्यादा मिलती हैं वो है। ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने मेंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं, आपसे इसके ऊपर प्रिलिम्स में भी एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में। ठीक है, कतर हमें क्या एक्सपोर्ट करता है और हम उनको क्या एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो
टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कतर का। कतर जो अपना सारा सामान भेजता है वो जापान, साउथ कोरिया और इंडिया में सबसे ज्यादा भेजते हैं। ठीक है, तो चाइना जापान के साथ हम लोग भी उन्हीं में आते हैं। ठीक है, कतर ही भारत को एलएनजी जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। एलएनजी, एलएनजी क्या चीज है यहाँ पर? एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। ठीक है, ये बेसिकली एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज एक मतलब अलग चीज है। तीनों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो तीनों बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एलएनजी बेसिकली कूलिंग फॉर्म में बनाई जाती है, जिसको बहुत इजी होता है लेके जाना इधर उधर। और वो एक स्मोक फ्री होती है, कोई इसमें ब्लैक कलर का कार्बन नहीं निकल के आता। ठीक है ना, तो हम वो यहीं से मंगवाते हैं सबसे ज्यादा। बढ़ते हैं आगे इसके अंदर। एलएनजी के साथ साथ जो है इंडिया उनसे क्या, हम उनसे क्या क्या मंगवाते हैं? इथाइल प्रोपाइलिन, अमोनिया, यूरिया, पॉलीइथाइलिन, ये सब भी यहाँ पर मंगाते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कतर के फेवर में रहता है, क्योंकि हम उनसे ज्यादा सामान यहाँ पर मंगवाते हैं। ठीक है, हम उनसे ज्यादा चीजें मंगवाते हैं। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर हम लोग इनसे इंपोर्ट काफी बड़ा ही है। फार्मास्यूटिकल, स्टील प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, काफी सारी चीजें हैं। और इस तरीके से, क्योंकि अब हमारे ट्रेड भी ज्यादा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, एक नई एक अथॉरिटी भी बनाई है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ताकि जो भी कतर से चीजें आती हैं, एनर्जी जितना भी आता है, वो सब के लिए प्रॉपर एक चेन बनाई जा सके। ठीक है, इंडिया और कतर के रिलेशंस आपके अगर आईआर आप लोग पढ़ रही हैं, इंडिया और कतर के रिलेशंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज ने अपने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी है। आपको मैंने बताया था अग्रीमेंट ऑन कल्चरल कोऑपरेशन, ये दोनों ने यहाँ पर साइन किया है। 2019 का ईयर इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर के रूप में मनाया गया है। हम दोनों जो है दोनों कंट्रीज ही एक तरीके से मेडिसिन, आयुर्वेद, इन दोनों को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। जब इंडिया ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने की बात कही थी, तब कतर ने इंडिया का सपोर्ट भी किया था। तो इंडिया और कतर के जो रिश्ते हैं वो अगर मैं बोलूं तो आज के समय में बढ़ गए हैं। पहले के, अगर मैं बात करूं पहले के मुताबिक, आज के समय में इंडिया और कतर के रिलेशन काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स है बहुत ढूंढ के निकाले हैं, आप लोगों को सबको ये पढ़ना है, क्योंकि आज के समय में ये सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। आपके पास ये पूरे जो मैं पॉइंट्स यहाँ बता रही हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है हमारे ये रिश्ते हैं। डायस्पोरा की बात करूं, डायस्पोरा का मतलब है कितने प्रवासी वहां पे रहते हैं। तो ये भाई आंकड़ों के हिसाब से करीब 7 लाख ऐसे इंडियंस हैं जो कतर में रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी कम्युनिटी है वहां की, जो कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मीडिया, इन सब प्रोफेशंस में कार्यरत है उस सब वहां पर। और साथ ही साथ कतर में यहाँ पर जो है बहुत तरीके से काम वहां पे लोगों को प्रोवाइड करता है। और कतर ने जो है मिनिमम वेजेस एक्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया था, ताकि हमारे लोगों को वहां पर जो है वो एक सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, कतर जो है वो काफी सारी चीजों में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर इंडियंस को वहां पे बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग है, टेक्निकल में एक्सपर्ट होते हैं। और इंडियंस की आदत रही है कि हम लॉस को मान करके चलते हैं। तो वहां पर उनको, इंडियंस को बढ़ावा भी दिया गया है, रिस्पेक्ट भी दी है, और गवर्नमेंट जॉब्स भी दी है, प्राइवेट जॉब्स भी दी है। हर तरीके से वहां पर उनको एक सपोर्ट मिला है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे ये कहूं, क्योंकि आप कोई भी अगर रिलेशन समझाते हैं किसी भी कंट्री के बीच में, आपको रिलेशन समझाने हैं, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान देना। आपको कल्चरल, एजुकेशनल, डायस्पोरा कैसा है हमारा वहां पर, साथ ही साथ आपको जो है इसके अंदर ये डिफेंस, इसको बताना, और इकोनॉमिक रिलेशंस को, ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं, और लास्ट में अपने अपने आंसर को क्या बताना है कि किस तरीके से हमारा आगे का क्या है। तो देखो भाई, जैसे कि इंडिया ने यहाँ पर आईएसए बनाया, आईएसए हमने 2015 में बनाया, जिसके हेडक्वार्टर्स हमने गुरुग्राम में रखे। तो इसमें भी बढ़ावा देने के लिए जो कतर है वो यहाँ पर आगे आया, तो हम सोलर एनर्जी में एक साथ अलायंस है। साथ ही साथ टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ऐसी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम कतर को आगे रखते हैं हमेशा। तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इस तरीके से चल रही है, जैसे कि चाबार पोर्ट हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसको हमें और यहाँ पर बढ़ावा देने की
जरूरत है। तो इंडिया और कतर के रिलेशन को आप जब भी समझाएंगे, ठीक है, तो आप इसी तरीके से समझाएंगे कि हमें इनके साथ में जॉइंट मीटिंग और बढ़ानी चाहिए, हाई लेवल की मीटिंग्स बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ एक अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ना, इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज, इस तरीके की जो मुहिम चल रही है, बिजनेस फोरम चल रहे हैं, वो यहाँ पर एक बढ़ावा के रूप में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमें और बढ़ेगी, और इनको बढ़ावा मिलेगा, तो साथ ही साथ ये जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल इंडिया और कतर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कतर की लोकेशन, दोहा की लोकेशन। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, पीएम किसान स्कीम। यहाँ पर जो है ये अभी न्यूज में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। पीएम किसान स्कीम देखेंगे भाई अब इस पूरी स्कीम के बारे में। पीएम किसान स्कीम, सबसे पहले तो किसान की फुल फॉर्म आपको पढ़नी है। किसान क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के ऊपर यहाँ पे किया गया, जो कि 2019 में जो है वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, ताकि हम क्या प्रोवाइड कर सके, ये बेसिकली पता है किस तेलंगाना की गवर्नमेंट ने किया था पहले? तेलंगाना ने जो है रायतू बंधु स्कीम लॉन्च करी थी। ठीक है, जिसमें वो क्या करते थे, एक अमाउंट देते थे एलिजिबल फार्मर्स को। फिर वही चीज जो है हमारी भारत की सरकार ने भी यहाँ पर करनी शुरू कर दी। तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। इस स्कीम में जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, चाहे वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको 6,000 रुपए सालाना, एक साल के 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनके डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। 6,000 रुपए, रीड कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, साथ ही साथ सरकार के ऊपर करीब इस चीज का ऊपर जो है 75,000 करोड़ रुपए का भारा होगा एक तरीके से। ठीक है, ये लॉन्च की गई थी। और इसको संभालने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? इसको संभालने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि। और इस जो है ये क्या किया गया था, ताकि हम एक सोर्स दे सके, उनको सपोर्ट कर सके। ठीक है, करीब इसके अंदर जो है इनका डेटा वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो ये स्कीम इस तरीके से निकल के आई थी। ठीक है, उनके लैंड के लिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो लिस्ट को शेयर करेगी सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट। और ये क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। ठीक है, लीगल राइट नहीं है ये ऐसा मांगना। तो ये सब इसको जो है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आता है पीएम किसान निधि जो ये सम्मान स्कीम है, इसके फायदे क्या हैं, तो इसके फायदे आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पर क्या है कि इसका फायदा सबसे बड़ा तो यही है कि सेंट्रली पूरा इसको फंड कर रही है। 100% ये स्कीम किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, पूरा का पूरा ही सेंट्रल ही कर रही है इसको। तो इससे जो है वो भारा स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सीधा उनके डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आएंगे। और साथ ही साथ वो एक ऐप, पीएम किसान ऐप को लॉन्च करेंगे, जिससे उनका पूरा ये पता चलेगा, उनके आधार कार्ड वेरिफिकेशन, उनके उनका पैसा कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक गया, क्या हुआ, हर चीज के बारे में उनको पता चलता रहेगा। ठीक है ना? तो 6,000 रुपये मिलेंगे, 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, और उन तक पैसा पहुंचता जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से इनको उन्होंने स्टार्ट करा, आपके थ्रू ये चीज बनाई जाएगी। लेकिन वही है, पहले तो हम इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। हुआ क्या कि इसको फार्मर की इनकम बढ़ेगी, एमएसपी जो है उस पे कम खर्चा होगा। और जो मनी लेंडर से सरकार से जो पैसा लेना पड़ता है हमारे किसानों को, साहूकारों के शोषण से बचेंगे। साथ ही साथ जो है वो और बेटर तरीके से रूरल एरियाज में जाएंगे। हमें डिजिटली हमारा उनका हमें एक डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पैसों को बांटने में आसानी होती जाएगी, थोड़ा आसान हो जाएगी चीजें। और साथ ही साथ हम जो सरकार सोचती है कि हम लोग जो एक सब्सिडी है उसको हम यहाँ पर आगे चल के हटा भी सकते हैं। लेकिन बस वही है कि ऐसा नहीं कि इसके चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, इसकी इसकी जो चैलेंज है वो भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है, जो मनी ट्रांसफर की जा रही है ना, वो जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है ना फार्मर के लिए, उसका 10% भी नहीं है। मतलब बहुत कम है ये स्कीम। ठीक है, जैसे काली और रायतू बंधु स्कीम चल रही है ना, उसके हिसाब से ये स्कीम के बहुत कम बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और इन्फ्लेशन तो हमने इसमें देखी नहीं।
इसमें तो हमने ये देखा ही नहीं है कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है वो तो हमने देखा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो बेसिकली ये चीज है। और हमारे पास कोई डेटाबेस भी पूरा तैयार नहीं है, अभी डेटा को वेरीफाई भी नहीं करा क्या, हमारे पास कोई डेटा भी नहीं है, उसके अंदर बहुत एरर्स हैं, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। ठीक है ना। हमें यही नहीं पता है यहाँ पर, फैमिली को पूरा नहीं पता है कि उसके अंदर कितनी कितनी फैमिली, कितने कितने लोग हैं, बस हम यही देख रहे हैं कि कितनी जमीन है उनके पास। ठीक है। और हमने ट्राइबल कम्युनिटीज को भी यहाँ पर नहीं जोड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान का एक कारण बन गया है हमारे सामने। ठीक है। तो अब हमने ये नहीं देखा कि रीजनल एरिया में जो है डिफरेंसेस आते हैं, जो भाई रीजन वाइज अलग अलग बने हुए हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स का डेटा अपडेटेड नहीं है, जिसके लिए ही ये पूरी स्कीम मैं आपको बता रही, क्योंकि ये मांगा गया है। तो नुकसान, मतलब नुकसान नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ इसके अंदर कमियां हैं अभी, जिन कमियों को सुधारने की जरूरत है, अभी तक इन कमियों को सुधारा नहीं गया है। तो ये था मेरा पूरा समझाने का मतलब। तो बेसिकली यहाँ पर क्या, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए भी बात करें तो क्या ही है यहाँ पर, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि बेटर तरीके से यहाँ पर स्टार्ट किया जा सके और फिक्स्ड किया जा सके। लेकिन उसमें इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो 10% भी नहीं है जितना एक फार्मर को चाहिए होता है। ठीक है। और यहाँ पर लैंडलेस जो है उनको भी, और पुअर फैमिलीज को भी जोड़ना चाहिए, जो किराए पे रहती है फैमिलीज, टीनेंट्स हैं मेरे हिसाब से तो भाई, उनको भी यहाँ पर जोड़ना चाहिए। सिर्फ लैंड होल्डिंग वाले लोगों को नहीं, जिनके पास लैंड ही नहीं है, उनको तो ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो उनको यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ। फोर्थ आर्टिकल है हमारा लैंड लॉस एंड डैमेज फंड। यहाँ पर एक लॉस एंड डैमेज करके एक फंड निकाला गया, ये अभी ही न्यूज में था, इसलिए मैंने इसको, बिल्कुल रिसेंटली न्यूज में था, इसको इंक्लूड करा है। लॉस एंड डैमेज क्या है, जो कि ये भी क्लाइमेट के ऊपर है। ठीक है। अभी जैसे कि आपको पता है COP27 हुआ था, तो यहाँ पर यूएन क्या बनाने के लिए तैयार हुआ है, यूएन बनाने के लिए तैयार हुआ है लॉस एंड डैमेज फंड। उन कंट्रीज को जिनको क्लाइमेट की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस हुई हैं, जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट हुए हैं, उससे लोगों की सिर्फ एक तरीके से जाने गई है, बायोडायवर्सिटी हमारी खत्म हुई है, उनको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये एक वो कॉस्ट है जो कि क्लाइमेट की वजह से, सी लेवल बढ़ने की वजह से, फ्लड्स आने की वजह से, इन सब होने की वजह से जिनको भी यहाँ पर उसका नुकसान चुकाना पड़ा है, उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड रखा जाए। समझ गए बात को। ठीक है ना। तो ये जो है ना कंपनसेशन जो मांगे जाते हैं, जिन नेशंस को इस चीज का फर्क पड़ा है, तो उनको हम यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो ये वही है, इसको आप पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या कहते हैं कि जो हम क्लाइमेट फंडिंग है वो यही बोलते हैं ना, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कट करो, ग्लोबल वार्मिंग को कट करो। ठीक है। तो इससे हमें यही है, हमारा जो एक फोकस है ना वो उनकी तरफ भी बढ़ा है जिनको इससे नुकसान हो रहा है, और इसको बढ़ाने की जरूरत है। जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको हमें यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। तो जो लॉस हो रहा है ना, और जिनको डैमेज हो रहा है, उनको हम यहाँ पर अभी तक लेके आए। ठीक है ना। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है ना कि ये पैसा आएगा कहाँ से, अभी तक तो ये कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ कि पैसा कौन देगा इसके ऊपर। तो कंसर्न सबसे बड़ा यही है कि फंड तो बना दिया, पर इसमें पैसा कहाँ से आएगा, क्या हम लेंगे इसके अंदर, हम इसको प्रॉपर्टी डैमेज लेंगे, हम ये मानेंगे कि भाई किसी की जान गई है, या किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, या कोई कल्चर डैमेज हुआ है, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं करा। अभी तक ये नहीं आया कि कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ कि भाई इसमें क्या हम मानेंगे, कि भाई क्या लॉस हुआ है, क्या डैमेज हुआ है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, अभी तक इसकी एक लिस्ट नहीं आई है। दूसरी चीज, इसके ये भी नहीं आया कि ये पे कौन करेगा, अभी तक ये भी नहीं बताया गया। ठीक है। तो पे कौन करेगा अभी तक ये नहीं बताया, लेकिन यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि जो चाइना, जो कि यहाँ पर जो अपने आप को सबसे ज्यादा बढ़ावा कहती है, वो पे करे यहाँ पर। ठीक है ना। तो बस वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडलॉक को बांटने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम बड़ी रही है कि इसने डिसाइड नहीं करा है कि ये भुगतान जो है, ये भुगतान करेगा कौन, भुगतान के ऊपर यहाँ पर एक बार भी बात नहीं हुई है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ।
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी रिसेंटली ही ये जो है एक इंडेक्स यहाँ पे लेके आया गया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपसे बिल्कुल बिल्कुल पूछी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपकी क्वेश्चन बनेगा। तो इंडिया जो है वो अभी 8th नंबर पे पहुंच गया है क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए। इंडिया की पोजीशन अभी इम्प्रूव हुई है, 2 पोजीशन हम आगे हो गए हैं। ठीक है, तो ये कौन निकालता है? सबसे पहले ये निकालती है जर्मन वॉच करके एक कंपनी है, जो कि ऑब्वियसली जर्मनी में होगी, जर्मन वॉच नाम है तो, जो कि पहली बार 2005 में निकाला था इन्होंने, उसके बाद से फिर इसको निकालते हैं, जो कि क्योंकि अभी COP27 हुआ है ना, क्लाइमेट का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इसलिए क्लाइमेट से जुड़ी हुई चीजें आई हैं यहाँ पर। ठीक है, और इनसे ऊपर, हमारे इंडिया से ऊपर जो है वो कौन सी कंट्रीज आई हैं? हमारे इंडिया से ऊपर यहाँ पे कंट्रीज आई हैं, कौन कौन से नाम लिखेंगे सब लोग? डेनमार्क, स्वीडन, चिले, मोरक्को, ये छोटी छोटी कंट्रीज आई हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है ना, ये 4th 5th और 6th 7th मिली है। ठीक है, टॉप 3 में तो कोई है ही नहीं। ठीक है ना, तो सबसे, अगर सबसे बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करूं तो इंडिया तो टॉप पे आ गया इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं जी ट्वेंटी की जितनी भी कंट्रीज हैं, उसमें से इकलौती इंडिया कंट्री है जो इस टॉप पे आई है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि इंडिया क्लाइमेट कंट्रोल में कितनी सारी चीजें कर सकता है। हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, उन्होंने ये बोला है कि हमारी ये जो एक बढ़ावा हुआ है वो हमें ये बताता है कि हमारी जितनी बड़ी बढ़िया स्कीम रही है, जो हमने लॉन्च करी थी, पढ़ा है ना आप लोगों ने उजाला स्कीम के बारे में, PAT स्कीम के बारे में, ये सारी स्कीम्स हमारी कितनी हमारे लिए एक बेहतरीन रूप में साबित हुई है। इससे हमें यही पता चलता है कि ये स्कीम्स हमारे लिए एक बेहतर है, ये स्कीम्स हमारे लिए बढ़िया काम इन्होंने करके दिया है। समझे सब लोग इस चीज को? तो समझ गया ना इस चीज को पूरा? ये था आपका पूरा एक इंडेक्स जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो ये किस किस चीजों पे काम करता है, मैंने आपको इसका पूरा समझा दिया। और इस रिपोर्ट में भी यही चीजें बताई हैं जो मैंने आपको भी समझाया, आप यहाँ पे रीड करेंगे। इस रिपोर्ट ने पहले 3 स्पॉट्स को खाली रखा है, क्योंकि इतना कोई था ही नहीं जो इस पहले 3 स्थानों को ले ले। इतना किसी ने कोई बढ़िया काम किया ही नहीं है कि इतना पहले 3 चीजों को ले ले। साथ ही साथ इन्होंने यही बताया कि हमें 2030 तक हमें किसी भी सिचुएशन में 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को मीट करना ही करना है। 1.5 डिग्री तक हमें रखना ही पड़ेगा। अगर हम इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए? डेनमार्क को यहाँ पर रखा है 4th, मैंने आपको ये सब बता दिया, और यही बोला है कि चाइना जो कि सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, उसको यहाँ पर जो है वो कॉस्ट भी बियर करनी चाहिए। इससे पहले बताया ना मैंने चाइना के बारे में। ठीक है, USA हमसे काफी पीछे है। और सबसे लास्ट में अगर हम कह लें कि सबसे ज्यादा जिन्होंने आज तक मतलब क्लाइमेट के लिए काम नहीं करते हैं, वो है ईरान, सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान। ठीक है, तो क्लाइमेट के ऊपर कोई भी टॉपिक आता है अगर इंडिया के लिए, तो आप इस चीज को बिल्कुल अपना आंसर में बता सकते हैं। क्लाइमेट में जैसे इंडिया ने यहाँ पर टॉप में आया है, तो बिल्कुल इंडिया यहाँ पर कह सकता है कि हम लोग उस टारगेट पे पहुंच सकते हैं जब हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक भी हम लोग अपने एमिशंस को रख सकते हैं। 2030 तक हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से कम के ऑप्शन में आ सकते हैं। समझ गए? साथ ही साथ इंडिया ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर एक पॉलिसी है जो हमने पेरिस अग्रीमेंट 2015 में साइन किया था, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम लोग जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से नीचे रखेंगे, जो 1.5 डिग्री तक। बिल्कुल इंडिया ने अपनी यहाँ पर पॉलिसीज में चेंजेस लाए हैं। हम लोगों ने सोलर एनर्जी का यूज यहाँ पर बढ़ाया है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली मेट्रो पूरी तरीके से पूर्णतः जो है वो क्या बन चुकी है यहाँ पर, यहाँ पर पूरी तरीके से बन चुकी है प्रॉपर एक जो कि सोलर सिस्टम पे काम करती है, सॉरी सोलर सिस्टम कह रही हूँ, सोलर एनर्जी पे, सॉरी, सोलर एनर्जी पे काम करती है। तो इस तरीके से टारगेट्स को मीट करना हमारे लिए इजी है। और जैसे जो कि हमारे मोदी जी ने जाकर के समिट्स में बोला भी है कि हम लोग नेट जीरो पे आएंगे 2070 तक, तो वो चीजें भी यहाँ पर अचीव करना हो गई है।
तो इंडिया के लिए चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोयला प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग गैस ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें 1.5 डिग्री तक जाना है तो हमें थोड़ी सी चीजों को चेंज करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स को आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एनर्जी, ये आज के समय के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स है, हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। पढ़ लेंगे इसको सब लोग, तो इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। देखेंगे भाई, सामने क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका मुझे आंसर दीजिए। पढ़ा सब लोगों ने ये क्वेश्चन? क्वेश्चन अपने आप में क्या कहता है? क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पर नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स की बात करता है, जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया था, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 का। अब ये नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स क्या है, ये इसमें किस बारे में बात करता है, उसी के ऊपर ये सवाल दिए गए हैं। तो पढ़िए इसको और मुझे बताइए क्या आपको इसका आंसर लगता है। पढ़ लिया होगा सबने? आंसर है इसका सी। कैसे? नेटवर्क रेडीनेस, नेटवर्क रेडीनेस मतलब कि जो आप फटाफट से नेटवर्क रेडी रेडी करके आप बता सके। ये पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर लेके आया था, जो कि ये बताता है कंट्री की टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस क्या है। जो कि यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट रैंक आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टैलेंट में, लेकिन इंडिया की प्रॉपर रैंक 61st आई है। बिल्कुल इसी, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स अपने आप में ठीक है, ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, ड्योंगी पोलो एयरपोर्ट, रिसेंटली यहाँ पर इसको जो उसका नाम चेंज किया गया, उसी के ऊपर ये सवाल है। ड्योंगी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, नाम चेंज हुआ है ना इसका। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ड्योंगी में, डोनी में सन का मतलब, और पोलो, यहाँ पर ये इसका मीनिंग है, डोइनी पोलो एयरपोर्ट। तो इसका आंसर है दोनों जो है यहाँ पर स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट है, डी आंसर होगा, सॉरी डी। समझ गए इस चीज को? तो ये था यहाँ पर, ये पूरा आज के हमारे सारे आर्टिकल्स जो मैं यहाँ पर पूरा आपको समझाना चाह रही थी। आई होप आप लोगों को पूरा यहाँ पर आर्टिकल समझ में आ गया होगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो जितना भी आपने यहाँ पर पढ़ा है इसको करिएगा कवर, और कुछ भी इसके अंदर जो है डाउट है बताइएगा। करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।